ट्रू और फॉल्स। पहला क्या जवाब है? ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हाइल वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस। ट्रू और फॉल्स। हमने पहले पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, सिर्फ मैग्नेटिक की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। डायरेक्शन आप चेंज भी कर लेते हो तो आपका स्केलर क्वांटिटी चेंज होगा क्या? नहीं, लेकिन आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करते हो तो। ठीक है, कोई भी वेक्टर कब चेंज होता है? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करो, या फिर उसके मैग्नीट्यूड चेंज करो, या फिर दोनों चेंज करो, या फिर दोनों चेंज करो। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास, स्पीड, डेंसिटी, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज। ट्रू। अब इसमें मैंने एक चीज आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको ऑब्वियसली यही है, स्केलर क्वांटिटी है। वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लस और माइनस है वो क्या आपके उसकी पोलैरिटी है, उसका नेचर है, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर। उसका मैग्नीट्यूड के साथ कुछ लेना देना है क्या? ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो प्रेशर होता है, बराबर, वो कौन सी क्वांटिटी है? आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब तक हम एलर मतलब 12th तक की स्टडी चालू रहेगी अपनी, बराबर, तब तक हम सभी टेंसर क्वांटिटीज को क्या मान के चलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए प्रेशर को भी हमने कहां पे इंक्लूड किया है? स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड किया। बाकी जो टेंशन नहीं है, टेम्परेचर ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, डेंसिटी बेसिक में तो मास को बोलेंगे ना, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। दोनों का डिवीजन, किसी भी स्केलर का डिवीजन कर दो तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट कर दो स्केलर का, स्केलर ही मिलेगा, डिवीजन कर दो। लेकिन किसी स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन कर दो तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर। क्या मैंने बताया आपको? पक्का पक्का? ओके। टाइम, टाइम इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट उसको क्या मान के चलेंगे आप? बिकॉज़ उसके पास क्या होती है? यूनिट डायरेक्शन होती है। जब हम टेंसर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो वो कैसे ऐड होते हैं? सिंपल अलजेब्रिक रूल से। जैसे आपके स्केलर ऐड होते हैं, जैसे क्या होता है मतलब वो डायरेक्शन होके भी ना के बराबर, डायरेक्शन होके भी, इसलिए हम उसको क्या मान के करते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और थर्ड है स्केलर क्वांटिटी ओबेज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। बराबर है क्या? आप पढ़ा है मैंने, ठीक है। सिंपल अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करते, मतलब ही ऑर्डिनरी अलजेब्रिक लॉज, ठीक है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी में ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। फॉल्स ऑब्वियसली, वेक्टर अलजेब्रा किसके लिए बनाया हमने? सिर्फ वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बनाया, तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इंपल्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। ट्रू। तो अभी यहाँ पे याद भी लोग कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? एक तो इंपल्स, इंपल्स मतलब झटका। इंपल्स मतलब क्या होता है? झटका। जब आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वहां पे इंपल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? झटका। जब बहुत बड़े क्वांटिटी का फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है, तब उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। सबको समझ में आया? हाँ। इसके बाद और कौन सी नई क्वांटिटी इसमें? लीनियर मोमेंटम मैंने बता दिया, कि टॉर्क मैंने बता दिया। टॉर्क मतलब भी क्या होता है आपका? एंगुलर फोर्स। टॉर्क मतलब भी क्या होता है आपका? ऐसा फोर्स जो किसी मोशन को क्या करे? रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? रोटेशनल मोशन। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। और कोई नई चीज आई कि इसमें? एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम है वैसे आपका एंगुलर मोमेंटम है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये तो आपको पता ही है कि वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ट्रू, राइट, ठीक है। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव क्या होता है मैं बता देता हूं। कम्यूटेटिव क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे, जैसा भी आपका, अगर मान के चलिए ये वाला आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। इसके साथ मैं दूसरे वेक्टर ऐड कर रहा हूं, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे वेक्टर ऐड कर रहा हूं। लेट्स से आपकी वाली कौन सा लॉ यूज कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल की पैरेललोग्राम। कैसे पता चला? दोनों के इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट से आ रहे हैं। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलो ये कंप्लीट करता हूँ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम।
राइट। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जी, ये हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी मेरे को एक चीज बताइए, क्या अगर आपको एक तो चीज पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये साइड की लेंथ ये साइड की लेंथ सेम ही होगी, और ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ सेम ही होगी, इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अरे हाँ कि ना? तो अगर मैं इस ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करता तो ये कुछ ऐसा दिखता आपको, ये भी ए वेक्टर ही होता। अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या उनको मैं इक्वल वेक्टर्स बोल सकता हूँ? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, और इसका एरो मैंने कहाँ पे दे दिया, आगे, और इसका भी एरो कहाँ पे आपका, आगे, तो डायरेक्शन भी सेम, और तो ये ए वेक्टर तो ये भी सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर उन दो ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं, बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला कौन सा ट्रायंगल है, देख लो ओ ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल कौन सा आपका, ओ ए बी, वहां पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, देख लो, ये टेल है, ये वाला हेड, ये टेल, ये वाला हेड। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके क्या है, सेम ऑर्डर में। अगर सेम ऑर्डर में है तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ कौन सा, ओ ए बी, बराबर है, वहां से क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल लॉ, बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो जी, आर वेक्टर। सबको समझ में आया? तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन, ये बनेगी आपकी पहली। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्रायंगल देखता हूं, ट्रायंगल ओ सी बी, दिख रहा है क्या? तो इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, तो देख लो, ये टेल है आपका, ये वाला आपका हेड है, ये आपकी टेल, ये आपकी हेड, सेम ऑर्डर में कौन है, ये वाला और ये वाला। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा था आपका, ए था, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन है आपका, तो मैं जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर वेक्टर। ये हो जाएगा आपका ये सेकंड इक्वेशन, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों का अगर आप कंपेयर करते हो तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अरे है कि ना? और इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। मतलब ए को बी के साथ जोड़ो या फिर बी को ए के साथ जोड़ो, आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। तो यही आपका कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव। सबको समझ में आया कम्यूटेटिव लॉ क्या है? अरे है कि ना? चलो इसके बाद नेक्स्ट, if R is a resultant of A and B vector, if R vector is a resultant of A and B vector, then R is equal to A plus B। बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन दी है A plus B mod of A plus mod of B, mod of A plus mod of B मतलब magnitude of A plus magnitude of B is greater than or equal to R is greater than or equal to mod of A minus mod of B। सही है क्या? क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपका ऐसा है, आपको बताइए आपका आर क्या होता है, अगर एंगल आपका 0 टू कहां तक है 180 डिग्री, तो आपका आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। और आपको एक चीज पता है, आर मैक्स क्या होता है आपका, याद आया? इसको हम ए प्लस बी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आर मिनिमम क्या होता था आपका, याद आया, a माइनस बी। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको एक चीज पता है कि r मिनिमम इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है आपका, r मैक्स। पर r मिनिमम और r मैक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, ट्रायंगल लॉ के लिए। सबको समझ में आया? देख लो वहां पे इक्वेशन में है क्या, सिर्फ वहां पे ये पहले लिखा होगा और ये बाद में लिखा होगा, साइड उल्टी हुई होगी। अरे समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या दिया हुआ है, अ वेक्टर मे बी इक्वल टू अ स्केलर। कभी वेक्टर स्केलर के बराबर हो सकता है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और स्केलर के पास सिर्फ, तो दो इक्वल नहीं हो सकते। दो इक्वल हो सकते क्या, हाँ मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते, लेकिन डायरेक्शन नहीं, स्केलर को तो डायरेक्शन नहीं होती ना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लॉ, सॉरी, अ स्केलर नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेक्टर, इज इट ट्रू और फॉल्स? पक्का? क्योंकि ऑब्वियसली स्केलर और वेक्टर को हम ऐड ही नहीं कर सकते ना। वैसे हम टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं क्या, मास और वॉल्यूम में ऐड कर सकते हो क्या? अगर आप स्केलर भी जोड़ते हो ना, तो आप मास और वॉल्यूम नहीं ऐड कर सकते, या तो आप मास मास वॉल्यूम ऐड करोगे या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम। तो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, बराबर। अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों क्या होनी चाहिए, सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और ऑब्वियसली यहाँ पे स्केलर और वेक्टर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, और है ना, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर ओबेज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ आपका कौन सा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अभी जैसे मान के चलिए आपका ए वेक्टर है, वाला आपका क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। और मान के चलिए ये वाला आपका बी वेक्टर है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। लेट से मान के चलिए वाला आपका क्या है, ये आपका सी वेक्टर है। तो ये तीन वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में, टेल हेड एंड टेल हेड, अरे है कि नहीं है, सेम ऑर्डर में है ना। अगर सेम ऑर्डर में इनको ऐड कर सकता हो तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मेरे को एक बार बता दो, क्या इसका रिजल्टेंट ये आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा, यही तो रिजल्टेंट होगा ना। अभी इसको ऐड करने के दो तरीके, मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब समझते हो ना, मैं पहले क्या करता, इन दो वेक्टर को जोड़ता और उसके साथ ये वाला वेक्टर जोड़ता, बराबर है, ये पहला ग्रुपिंग हो गया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, पहले बी और सी को जोड़ता फिर उसके साथ में, तो मैं पहले किसकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ए और बी की ग्रुपिंग करके मैं सी के साथ जोड़ रहा हूँ। तो दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, बी और सी की ग्रुपिंग करके मैं, अगर ऐसा करता भी हूं, बराबर है, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सही मिलेगा। उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? तो जैसे पहले देख लो, मैं किसको किसको कर रहा हूँ, ए और बी को, तो ए और बी को ऐड करूंगा तो इसका ये टेल है, ये वाला हेड है, अरे आगे ना, और ये वाला, और इसका हेड है, इसका ये वाला टेल है, और ये वाला हेड है। मतलब ए और बी आपके क्या है, सेम ऑर्डर में। अगर सेम ऑर्डर में तुमको हम डायरेक्टली, और दो वेक्टर को जोड़ देते हो, वहां पर क्या लगेगा आपका, ट्रायंगल लॉ। अगर सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा जी, होगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वाला आपका क्या है, ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। सबको समझ में आया? अगर इन दोनों का ऐड किया है तो दोनों का ऐड करने के बाद ये अगर आपको नई वेक्टर मिल गई तो इनको भूल जाना पड़ेगा। अब इसको किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ। तो ये नया वेक्टर अगर देखोगे तो इसका ये टेल है, ये वाला हेड है, ये टेल है, और ये वाला हेड है। तो इन दोनों का ऐड करने के बाद ये वाला रिजल्ट मिला, बराबर है। अभी इसको जोड़ूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, क्योंकि देखो टेल हेड और ये वाली क्लोजिंग साइड। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पहले इसके लिए कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ए प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिला, प्लस दूसरा कौन सा आपका सी वेक्टर। तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला, क्योंकि यही तो क्लोजिंग साइड होगी ना। तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। क्लियर है? पक्का? दूसरा क्या कर सकता हूं मैं, दूसरी चीज में क्या कर सकता हूं मैं, इन दोनों का ग्रुपिंग कर लो। तो इन दोनों का ग्रुपिंग करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टेल ये हेड, ये टेल ये हेड। तो इन दोनों को जोड़ सकता हूं, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पहला वेक्टर और ये वाला लास्ट वाला वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका, दोनों को कनेक्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, उन दोनों का रिजल्ट। तो ये बन जाएगा आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तुम्हें तो दूर दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अरे हाँ कि ना। तो इन दो वेक्टर को जोड़ा तो मेरे को ये वेक्टर मिले, क्या इस वेक्टर को मैं इसके साथ मिला सकता हूं? तो देख लो, ये टेल ये हेड, ये टेल ये वाला हेड, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे को फिर से ये क्लोजिंग साइड मिल रही है ट्रायंगल में, देख लो ये दिख रहा है, ये तो ये फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ये वाला क्लोजिंग साइड, अरे हाँ कि ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, ए वेक्टर ए बी दोनों का एडिशन प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बस इसी को हमको क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, कि आपका जो वेक्टर एडिशन होता है वो क्या होता है आपका एसोसिएटिव होता है ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर। सबको समझ में आया, तो यही आपकी क्या है एसोसिएटिव लॉ, सबको समझ में आया। तो अगर आपको पूछा कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा हाँ, रीजन ये। सबको समझ में आया, क्या आगे बढ़े, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, या फिर हम उसको स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर भी आपका हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव और स्केलर, ऑलवेज पॉजिटिव और स्केलर। सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव ही होगी। थर्ड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड मस्ट बी the resultant of two vector of unequal magnitude must be the resultant of two vector of unequal magnitude। अगर unequal magnitude होगी तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, कुछ तो आएगा ना, तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा ना। हाँ, उसके बाद सपोज यू आर पुल्ड बाय टू फ्रेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन योर बॉडी इज, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव और एक क्या होगा आपका नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसके बाद टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर इज, क्या क्वेश्चन पढ़ना भाई, एंगल बिटवीन वेक्टर इज आपको दिया हुआ है ना, आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे करोगे, क्या दिया देख लो, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब आपके दो वेक्टर्स है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आपकी सेम है, हैव द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ सेम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है तो b का भी कितना है x है, तो r का भी कितना है x है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ये पूछा है द एंगल बिटवीन वेक्टर इज, द एंगल बिटवीन वेक्टर इज, तो एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब इन दोनों के बीच में एंगल पूछा आपको थीटा, ये तो थीटा निकालना है ना, अरे है कि ना, तो कैसे करोगे, तो थीटा कौन से इक्वेशन में आता था, टैन वाले भी इक्वेशन में आता था और आर वाले इक्वेशन में भी आता था, बराबर है। तो आप कौन सा यूज करोगे, टैन वाला यूज करोगे या आर वाला यूज करोगे, क्यों, क्योंकि आर आपको पता है और थीटा आपको निकालना है, एक इक्वेशन एक अननोन। अगर आप टैन वाला यूज करोगे तो आपको अल्फा नहीं पता और थीटा भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन कितने अननोन, तो वो यूज करोगे क्या मैथमेटिक्स में। हमेशा याद रखना मैथमेटिक्स का थंब रूल है, जितने इक्वेशन उतने नंबर ऑफ अननोन, जितने इक्वेशन उतने नंबर ऑफ, ज्यादा अननोन आ रहे तो वो इक्वेशन यूज मत करना। अरे हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। आगे बोलो आर की वैल्यू एक्स अंडर रूट ऑफ, बोलो इधर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। सबको समझ में आया क्या, मैं एक काम कर सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ में स्क्वेयरिंग कर लो। अच्छा ठीक है, हाँ देखो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ बराबर है, तो इस तरफ भी स्क्वेयरिंग करता हूँ इस तरफ भी स्क्वेयरिंग करता हूँ, तो इस तरफ स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ स्क्वेयरिंग करता हूँ तो ये वाला आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा फिर ये वाला, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा बराबर, इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला
माइनस एक्स स्क्वायर और इधर 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो ये 2x स्क्वायर इस तरफ लेके आओ तो ये आ जाएगा आपका नीचे 2x स्क्वायर। तो आपका ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, क्या हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ थीटा। चलो मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले पहले गलत बता दिए, क्योंकि कॉस, ये कॉस की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, कॉस, ये आपका साइन, ये वाला माइनस कॉस। तो ये आपका फर्स्ट टर्म 0 to 90, 90 to 180। अरे क्या मतलब 90 to 180 के बीच में आपका कॉस का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। अरे आया कि नहीं आया, हाँ। तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहां पे होता है आपका, इस क्वाड्रेंट में होता है ना। मतलब वैल्यू कहां पे आनी चाहिए, 90 से बड़ी और 180 से छोटी, 90 से बड़ी और 180 से छोटी। तो फिर क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, सॉल्व कैसे करोगे वो बताओ। हाँ इधर बैठ जाओ तुम। हाँ सॉल्व कैसे करोगे, 120 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कैसे करोगे, हाँ हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो बोला ना सॉल्व कैसे करोगे। तेरे को पता होता तो डायरेक्ट बता दिया होता ना। हाँ बोलो, क्योंकि ये अभी -1/2 आया, आगे जाके क्या आएगा, -√3/2 आएगा, तो फिर तो फंस जाओगे ना। तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा ना वो, तो वो कैसे करोगे सॉल्व। नहीं नहीं नहीं, वो स्टैंडर्ड वैल्यू ना, 1/2 इज स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू तो उसका एंगल भी क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड होगा। अगर वहां पे अगर मान के चलो ऐसा आता 1/5 आता, तो फिर हम क्या लिखते थे, कॉस इनवर्स लिख देते, पर अभी लिख सकते हैं क्या, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू। अरे हागी ना, बोलो कैसे करोगे। चलो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो जैसे जैसे मेरे को, जैसे मैं करूंगा आपको वैसे ही करना है, जैसे मैं करूंगा आपको वैसे। तो देख लो, पहले देख लो, समझ में आएगा ना, डरोगे तो नहीं। हाँ तो देख लो, आपका कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, -1/2। क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, कौन से कॉस की वैल्यू 1/2 है, कॉस ऑफ आई के 60 डिग्री। ये तो आता है ना। अभी ये यहाँ पे माइनस है तो ये कॉस और ये कॉस कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। अगर ये माइनस नहीं होता तो फिर कॉस कॉस कट जाता, थीटा इज इक्वल टू 60 आता। अभी समझ में आ रहा है, माइनस है इसलिए 60 नहीं आ रहा, माइनस है इसलिए। तो मेरे को पहले इस माइनस वाली वैल्यू को पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आ रहा है। एक चीज आपको बताएं कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं, कॉस ऑफ थीटा, ये आपको बताइए, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा, लिख सकता हूं। क्यों, देख लो, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब 180 से छोटा और 90 से बड़ा। तो 180 से छोटा 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 लिए कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। और 180 से छोटा और 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस साइन प्लस साइन, तो माइनस होती है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस। पर यहाँ पे 180 है इसलिए कॉस कॉस में कन्वर्ट होगा। सबको समझ में आया। अगर मैं इस थीटा को 60 से रिप्लेस कर देता हूँ, 60 डिग्री ऐसा हो जाता, तो माइनस कॉस 60 कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ 120 इन पॉजिटिव वैल्यू। तुम्हें तो समझा ही नहीं। अरे आया कि नहीं आया, यहाँ पे लिख दो, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ, हो गया नेगेटिव में, माइनस कॉस 60 किस में कन्वर्ट हो गया अभी, तो कॉस ऑफ 120, और इधर क्या जाएगा आपको, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ने कॉस को, थीटा कितना, तो आपका आंसर क्या होगा 120। सबको समझ में आया, पक्का, कोई भी कर लोगे, अरे कर लोगे क्या। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा
हो गया ना ये वाला, ऊपर ये वाला। देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 करो पहले, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 6 किया है क्या सबने? डी ऑप्शन पक्का? देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बार ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बहुत बार। ठीक है, ये मिटा दो क्या? देखो इसको समझने की कोशिश कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। द रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब दो आपके कैसे नॉन जीरो वेक्टर्स है। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब क्या होता है? मेरे को वही हिंदी में कन्वर्ट करके बताओ। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ठीक है, हाँ। तो टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वन इज डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, मतलब समझ रहे हो ना? अगर आपका ए, अगर आपका ए कितना है, एक्स है, तो आपका बी कितना होना चाहिए? 2। इसका ये मतलब है, सबको समझ में आया? ठीक है, अगर आपका एक्स है तो दूसरा क्या आपका 2x है। वन इज डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, आपको दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द वेक्टर। कौन परपेंडिकुलर? रिजल्टेंट। देख लो वहां पे, देखो कॉमा करके है ना, और कॉमा है, वन इज डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, फिर कॉमा है, तो जो दो कॉमा वाले का पार्ट है ना उसको हटा दो और कंटिन्यू रीड कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? टू द रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू वेक्टर्स। अभी समझ में आया? तो रिजल्टेंट किसको परपेंडिकुलर है? तो स्मॉलर कौन लिया मैंने? स्मॉलर कौन लिया मैंने? ए ना? एक्स लिया क्या? एक्स तो मैग्नीट्यूड है ना, ए तो वेक्टर है ना। अरे हाँ की ना? हाँ। तो ये आपका अगर ए है, ये आपका क्या है? ए है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका ये टेल है और इसका ये वाला क्या है? हेड है। इसको रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है बोलते हैं। तो मेरे को बताओ, रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ सेम ऑर्डर में होता है कि अपोजिट ऑर्डर में होता है? तो रिजल्टेंट में कहां पे दो? इधर दो कि इधर दो? टेल के पास दे दो कि हेड के पास दे दो? मतलब ए के टेल के पास रिजल्टेंट का टेल आएगा तो अपोजिट ऑर्डर, या फिर ए के हेड के पास रिजल्टेंट का हेड आएगा, वो भी तो हुआ। तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पे भी, यहाँ पे रखूंगा तो रिजल्टेंट का क्या होगा? रिजल्टेंट का क्या होगा? हेड होगा। और यहाँ पे रखूंगा तो रिजल्टेंट का ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट वेक्टर। सबको समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है ना, टेल हेड टेल हेड, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। सबको समझ में आया? इसकी मैग्नीट्यूड है x, इसकी मैग्नीट्यूड है 2x। अरे है कि ना? तो ये कितना? तो ऐसे बता सकते थे, अरे बता सकते थे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो सबको समझ में आया? ये x है, ये 2x है, तो ये कितना? तो आपको पता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको y पकड़ लो या फिर r ही पकड़ लो, इसका r है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, सबको आता है पाइथागोरस थ्योरम? पक्का पक्का पक्का। तो ये कितना आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? ये वाला 3x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर लो? स्क्वायर रूट। तो लेगोगे क्या हो जाएगा आपका? r स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका? r। 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, x स्क्वायर का x, तो r रिजल्ट कितना? एक्चुअली ये प्लस माइनस भी हो सकता था ना, बट हम मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव ना, इसलिए पॉजिटिव है। सबको समझ में आया? तो ये कितना है आपका? आपको निकालना क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आपको क्या निकालना है? मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? थीटा पता करना है। और है कि ना, तो डायग्राम से भी पता चल जाता है आपको कि थीटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके ऑप्शंस क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 120 डिग्री। तीन एक्यूट एंगल और दो, एक आपका
ऑब्टूस एंगल है, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं कि ए और बी के बीच में वेक्टर एंगल क्या होगा, तो क्या होगा, तो देख लो ये ए है और ये आपका ये वाला क्या है, बी है, इसका टेल यहाँ पे और इसका हेड। तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, टेल टेल के बीच में कि हेड हेड के बीच में, दोनों के बीच में निकालते हैं, टेल हेड के बीच में कभी नहीं निकालते। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए का हेड यहाँ पे और बी का टेल यहाँ पे, तो ये एंगल तो नहीं हो सकता क्योंकि टेल हेड आ रहा है, वेक्टर एंगल किसके बीच, या तो टेल टेल या फिर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट करूंगा तो टेल आ जाएगा, तो ये एंगल होगी दोनों के बीच में ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। तो ये सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, डायरेक्ट टिक करके आएंगे, यही एंट्रेंस है। समझ में आ रहा है क्या। तो कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेशन शुरू करने है क्या, पहले देख लो कि डायरेक्टली बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो उसको सॉल्व करो, बनता है तो टिक करके आगे निकलो। अरे हाँ कि ना, तो आपका एंगल क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 और आपका एक ही ऑप्शन है, देखो वहां पे 120। सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, अभी सॉल्व करके देखो। तो लेट से मैं ये वाला एंगल निकाल देता हूँ, ये लेट से मैं मान के चलता हूँ कि लेट से वाला एंगल कितना है, फाइव। ये कितना एंगल है, फाइव। तो ये फाइव है, तो आपको ये वाली साइड पता है, ये वाली पता है और ये भी पता है। आप कुछ भी लगा लो, तो मैं मान के चलो tan फाइव लगा लेता, क्या लगा था मैं, tan फाइव। तो क्या हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन अपोजिट, बोलो x ने x को, तो यहां से अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या है, √3 ना, बराबर है क्या, कौन से tan फाइव की वैल्यू √3 होती है, tan ऑफ 60। क्या ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, tan tan कट गया तो 5 कितना, अगर ये 60 आया तो ये वाला कितना 120। सबको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं वो करेंगे हम, पहले इजी वाले कर लेते ना, डायरेक्ट क्या कहते हार्ड आ गया तुम सन्नाटे में चले जाओगे, मैं भाग जाऊंगा लेक्चर से, भी मतलब नहीं रहेगा ना, अपने को लास्ट तक टिकना है ना। अरे हाँ जी ना, बोल 10th क्वेश्चन रीड करो एक बार, अच्छे से रीड करो, डेटा लिख लो, अपने को सीखना है, अपने को भगना है क्या। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, रीड किए क्या, सबसे पहले रीड कर लेते। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, द एंगल बिटवीन फोर्सेस इज 60 डिग्री, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछा है ना, तो दो फोर्सेस है, ए होगा और ये क्या होगा आपका, या तो एक को F1 ले लो, एक को F2 ले लो और तीसरे को क्या ले लो, FR ले लो, दोनों चीजें सेम है ना। एंगल बिटवीन फोर्सेस दिया हुआ है, तो आपको ये पूछा कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो वहां पे डायरेक्शन दी हुई दिख रहा है क्या, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। अगर मैं पहले स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट करता हूं तो क्या हो जाएगा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच फोर्स, तो दोनों फोर्स के साथ वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा, क्या बोलते हैं, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वन ऑफ द फोर्स, उसमें से किसी भी एक फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, और डायरेक्शन किसमें निकालते हैं हम, एंगल्स में, ठीक है। तो बताओ डेटा क्या दिया हुआ है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, अरे हाँ कि ना। तो देखो आपको डेटा में क्या दिया हुआ है, F1 है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, x है, तो जो F2 है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, x होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, बराबर है। तो आपका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका FR, या फिर एक काम करो, इसको क्या ले लो A, इसको क्या ले लो B और इसको क्या ले लो R, सेम ही चीज है ना, आ रहेगी ना। तो ये x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, इन दोनों के बीच में आपको एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है पक्का, ये एंगल कितना दिया आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल पूछा है, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी वेक्टर के साथ, या तो ए के साथ निकालो या फिर, अगर मैं रिजल्टेंट का ए के साथ निकालता तो फार्मूला क्या आपका, tan ऑफ अल्फा, याद आया, तो tan अल्फा इज क्या होगा आपका, अगर अल्फा है ए के साथ तो ऊपर क्या जाएगा आपका b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, वैल्यूज पुट कर ले, बोलो क्या हो जाएगा आपका, b बोलो कितना है x, तो x साइन थीटा साइन 60 अपॉन x प्लस x
cos 60 डिग्री। क्या यहाँ से x कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो यहाँ पे 1 1 बचेंगे। मैं इसको कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकता हूँ, x साइन ऑफ 60, साइन 60 के लो कितनी √3/2 अपॉन, बोलो यहाँ से x कॉमन निकलेगा ना, तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस ये 1, x गया तो यहाँ पे 1, इधर 1 इंटू cos 60, cos 60 के लो 1/2। सबको समझ में आया? ये x और x क्या हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बोलो √3/2 ओवर 3/2, 2 ने 2 को और √3/3 कितना होता है 1/√3, क्योंकि इस 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो एक √3 आपका कट जाएगा, तो 1/√3 आया। कौन सी वैल्यू होती है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आया, तो 1/√3 मतलब tan ऑफ 30, तो अल्फा कितना, अल्फा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, अल्फा कितना है आपका 30। सबको समझ में आया? क्या इसमें ऑप्शन है 30 डिग्री, पर दोनों दोनों तो दोनों हो गए जरूरी है क्या, तो मेरे को दूसरा भी निकालना पड़ेगा ना, अरे है कि ना, तो मैं क्या निकाल लेता, tan ऑफ बीटा निकाल लू, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब बीटा किसके साथ है, बीटा किसके साथ निकल आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, तो बी के साथ है तो ऊपर क्या आएगा आपका ए, तो ए साइन थीटा अपॉन वैल्यूज पुट कर ले, बोलो बी ए की वैल्यू x, ये वाला साइन 60, ये वाला x प्लस x, यार ये और ये तो सेम ही आ रहा है ना, मतलब इसका भी वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से भी अगर बीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका। सबको समझ में आया? सॉल्व करने की जरूरत है। तो दोनों के साथ कितना एंगल बनाएगा आर वेक्टर 30 डिग्री, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पहले ऑप्शन करेक्ट होगा ना, दोनों फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, अरे समझा कि नहीं समझा? उसके बाद कौन सा करोगे थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 करो, क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली 12 अभी 12 वाला हमने पहले ही किया है। अगर 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो देखो आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो एंगल क्या होती थी आपकी, अभी अभी निकाली थी 120 डिग्री, याद आया क्या, और कैसे आया था पता है ना, 120 डिग्री मतलब, पर ऑप्शन आपके किस में, रेडियन में ना, ऑप्शन किस में आपके रेडियन में, तो 120 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होगा, तो आपको बताइए पाई रेडियन मतलब कितना होता है आपका 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब कितना होता है 180 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो 1 डिग्री के टर्म में निकाल दो, तो यहां से 180 इधर लेके जाओ, तो इधर क्या बचेगा आपका 1 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। सबको समझ में आ रहा है? तो एक हमेशा याद रखना, जब भी डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना होगा, एक याद रखना कि पाई रेडियन मतलब क्या होता है आपका 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 120, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना रेडियन में, तो 120 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा पाई बाय 180 से क्या कर दो, ये सबको समझ में आ रहा है ना। अरे 1 डिग्री मतलब इतना, तो 120 डिग्री मतलब कितना, तो 1 डिग्री मतलब इतना रेडियन, तो 120 मतलब कितना, तो 120 से 1 डिग्री वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे नहीं आया, हाँ तो कितना, शून्य ने शून्य को मारा, 6 ने 12 को मारा 2, 6 ने 18 को मारा 3, तो कितना 2 पाई बटे, सबको है क्या ऑप्शन, तो वही आपका आंसर है। अरे आर और ए का एंगल चाहिए था, हाँ तो आर और ए का एंगल कैसे निकालोगे, आर और ए का कैसे निकालोगे, तो वही ऑप्शन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर और ए, ये हमने क्या निकाला, थीटा निकाला ना उसमें, ये तो थीटा है, ये तो थीटा निकाला है ना हमने, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है आर और ए के बीच में, और आपको दिया हुआ है आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये सब क्या आपके एक्स है, अरे हाँ कि ना, तो आपको थीटा तो निकालना ही पड़ेगा ना, पहले निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, अगर आपको अल्फा पता करना है तो आपको थीटा पता करना पड़ेगा ना,
तो पहले हमने थीटा पता कर लिया। और आएगी ना क्या? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड सेम है ना। तो आपका कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये ऐसा होगा, ये आपका कौन सा ए वेक्टर, ये वाला आपका बराबर, ये बी वेक्टर और ये वाला आपका आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये भी आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स है और ये भी आपका कितना एक्स है। ठीक है, अगर ये है तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो देखो ए और आर के बीच में डायरेक्टली एंगल आ रहा है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका कितना होगा? ये वाला 120 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो मैथमेटिकली, जैसे आपको लगता है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या? पक्का? इसको कर लोगे ना, ये थीटा के वैल्यू आप पुट करो, फिर से आपको उतना ही आंसर मिलेगा आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसके बाद हाँ 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। आएगा किसी का? आया क्या? 14 आया? 14 का आता है सी। ओके, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीड करो तो आपको समझ में आ जाता है वो। क्वेश्चन और किसी का है कि गर्ल्स में? गर्ल्स में अरे और किसी का है क्या? पहले देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर 10 यूनिट एंड 6 यूनिट। दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का और बी का। द एंगल मेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी है क्या है? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना। अरे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना। तो देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना? 10 की 6, 10 यूनिट। ठीक है, बी का कितना दिया हुआ है? कितना? 6 यूनिट। आपको एंगल दिए, डायग्राम दिए, देखो बाजू में दिख रहा है क्या? तो ऐसा आपका क्या है? ये ए वेक्टर है आपका, रियल आपका। अभी आप बोलोगे सर आपने, उन्होंने तो ए और बी दिया हुआ है, तो देख लो वो ए और बी देखोगे ना डायग्राम में, वो डार्क है, दिख रहा है क्या? तो इसको कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, और कभी कभी हम क्या लिखते हैं इसी को बोल्ड करके लिखते हैं। तो ऐसे अगर मैं बोल्ड करके लिखता हूं, इसका मतलब भी क्या ही वाला वेक्टर ही, और इसको भी मैं बोल्ड करके लिख सकता हूं ऐसे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? और सिर्फ अगर ऐसे लिखता हूं तो ए, ये मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ रहा है ना? और इसी मैग्नीट्यूड का दूसरा फॉर्म कौन सा आपका? ऐसा। क्लियर है? चलो ठीक है, तो आपको ये एंगल दी हुई कितनी? 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर देखो, दोनों का टेल एक जगह पे आ रहा है, आ रहा है ना? और दोनों के टेल के बीच में छोटे एंगल कितने? 60 डिग्री। मतलब यही आपका क्या है? थीटा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, बी और थीटा, और आपको एंगल पूछिए किसके बीच में? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के एंगल पूछिए ए वेक्टर के साथ। और है कि ना? एक्चुअली ये तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एंगल पूछा है ए के साथ। आ रहा है ना? तो यही रिजल्टेंट हुआ ना, तो रिजल्टेंट एंगल किसके साथ पूछा? ए के साथ। बट ये रिजल्टेंट किसका है? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का है। अरे है कि ना? और ए के साथ पूछा है तो एंगल क्या होता था आपका? tan ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? अल्फा है तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? बी। तो बी थीटा अपॉन ए, सब्सट्रैक्शन इसलिए यहाँ पे माइनस होता था, याद है? ये क्या हो जाएगा आपका? बी cos ऑफ थीटा। वैल्यूज लिख ले, तो यही तो निकालना है। बोलो बी, बोलो कितना है? बी बोलो कितना है? 6 साइन 60 डिग्री अपॉन ए बोलो कितना है? 10 माइनस 60 डिग्री। इसको वैल्यू क्या? 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका? बोलो साइन 60 √3/2। नीचे बोलो 10 माइनस कितना? 6 इंटू कॉस 60। अरे हाँ कि ना? तो कितना हो जाएगा ये वाला? 2 6 जा, अरे कि ना यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये वाला? तो ये हो जाएगा ऊपर देखो 3√3/7। अरे है कि ना? तो यहाँ पे आपका कितना है? tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है जी? 3√3
अपॉन 7, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड नहीं तो क्या कर लो, फिर tan को उस तरफ लेके जाओ, क्या हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा tan इनवर्स कितना 3√3/7। बस यही आपका आंसर है क्या। क्वेश्चन नंबर 30, अभी सब्ट्रैक्शन आ रही तो उसी को कर लेते। क्वेश्चन नंबर 30, देखो जब भी आप ट्रायंगल लॉ के लिए सॉल्व करोगे ना, ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करोगे ना, तो ये 3 ट्रायंगल हमेशा याद रखना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 sides are equal and two adjacent sides are equal and 2 adjacent angles are equal। 2 साइड्स अगर इक्वल होगी तो 2 एंगल भी क्या होगी आपके इक्वल, ये याद रखना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर एक एंगल आपका अगर 90 है तो बाकी के 2 एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा हुआ तो दूसरा क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। तुम्हें तो समझा ही नहीं। और हाँ कि ना, अगर 90 अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री तो होता ही है, एक अगर 60 हुआ तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस 60 मतलब 30। अरे समझा ही नहीं समझा। हाँ चलो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 13। हाँ बोलो क्या आएगा 13 का आंसर। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज 10 मीटर पर सेकंड, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। ऑब्वियसली क्या होता है कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन। और आपने पढ़ा होगा फोर्स ही क्या होता है आपका, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। बिकॉज फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सेलरेशन क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सबको समझ में आया। तो फोर्स ही है जो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर, और उसके अकॉर्डिंगली हम फोर्स भी अलग अलग पढ़ते हैं, बराबर है। एक डायरेक्शन अगर सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे टर्निंग फोर्स, उसको क्या लेंगे हम। और मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो 2 फोर्स होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है रेडियल फोर्स, बराबर है। रेडियल फोर्स क्या करता है, उसको टर्न करता है, और टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करता है। क्या चेंज करता है, तो वेलोसिटी को या तो मैग्नीट्यूड चेंज करने वाले फोर्स होते हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज करने वाले, या फिर दोनों चेंज करने वाले। ऐसे 3 टाइप के फोर्सेस हम कहां पे पढ़ेंगे, एनएलएम में पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे, एनएलएम। अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते, ठीक है। तो आगे क्या दिया आपको, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, ड्यू टू दिस फोर्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो आपको पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वहां पे लिखा हुआ है। अब पहली वेलोसिटी कितनी थी, बोलो पहली वेलोसिटी कितनी थी, हाँ 10 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है। दूसरी वेलोसिटी फाइनल, ये तो आता है ना, क्वेश्चन समझ में आता नहीं इतना। आपको क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आया। और क्या क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना, मतलब ये अगर आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है v1 वेक्टर, और है ना इसका ये टेल होगा, और ये क्या होगा आपका हेड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा आपका v2 वेक्टर, और है ना, तो दोनों के टेल के बीच में एंगल कितना है 37 डिग्री। कितना एंगल है 37, या तो क्लियर है। और है ना, अभी मेरे को बताओ, अगर मैं यहां से चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकाल दो, क्या निकालता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, अभी चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज कितना आ रहा है, तो फाइनल निकालो इनिशियल निकालो, दोनों का क्या करो सब्ट्रैक्शन कर लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या होगा, इसको पहले 10 रुपए दिए, बराबर है, अरे है ना, अरे है ना। फिर इससे मैंने क्या कर लिया, फिर इसके पास पहले 10 रुपए थे, और फिर कुछ समय बाद खर्च वर्च करने के बाद इसके पास कितने बचे, 7 रुपए बचे। बोलो कितना चेंज आया पैसों में, माइनस 3 ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। अरे समझे कि नहीं समझे कि कितना चेंज आया, -3 का चेंज आया। सबको समझ में आया। तो वैसे आपका वेलोसिटी का चेंज होता है, ठीक है। तो जब भी आपका चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या करोगे,
इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मतलब क्या आपका v2 और इनिशियल मतलब v1। सबको समझ में है? तो एक्चुअली में ये वाला अगर आपका r हुआ, ये a हुआ और ये वाला क्या हुआ आपका b हुआ, एक्चुअली में ये वाला क्या आपका सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही तो है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दिया और आपको पूछा क्या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना, और ये डेल्टा मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं डेल्टा मतलब चेंज। डेल्टा मतलब ऐसा लिखोगे क्या बार बार, चेंज इन वेलोसिटी, हर बार लिखते जाओगे क्या? तो अपने को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, इसलिए हम इस चेंज इन को हटा के क्या करते हैं डेल्टा लेते। सबको समझ में आया? डेल्टा मतलब चेंज, उसके बाद और एक दूसरा चेंज आएगा, ये डेल्टा है, आगे जाके क्या आएगा डेल आएगा, क्या आएगा डेल, उसको बोलते हैं छोटा चेंज। आप अब डिफरेंशिएशन पढ़े होगे ना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, चेंज ही तो है। अरे हाँ जी ना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, आपका ये डेल्टा वी है, v2 वेक्टर माइनस है आपका v1 वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा वी। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, ये अगर आपका r है, ये a है और ये आपका क्या b है, तो r इज इक्वल टू क्या होता था, बोलना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। अरे हाँ की ना, पर r मतलब क्या आपका डेल्टा v, बोलो फटाक से, a बोलना पड़ेगा, कितना है v2, v2 की मैग्नीट्यूड 15, तो क्या लिख दिया 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 10 इंटू कॉस, कॉस ऑफ, ये स्टैंडर्ड एंगल है कॉस 37 है, बराबर है। तो आगे जाके हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा 37 और 53 डिग्री, 37 और, तो देखो यहाँ पे, अभी इसको रट लो, इसको रट लो, क्या रखना है आपको, रचना, ठीक है। ये आपका ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मेरे को बताओ ये एंगल आपकी कितनी होगी, 37 डिग्री होगी, ये एंगल कितनी होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है, और ट्रायंगल की सम कितनी होती है, ऑल एंगल्स की 180, तो 180 एक तो ऑलरेडी 90 है ना, तो बाकी दो एंगल की सम कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए ना, तभी तो 180 होगा ना। तो ये 37, तो ये कितना 53, तभी तो होगा ना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 53। अगर आपका ये एंगल 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, तब ये होता है आपका 5 यूनिट, ये होता है आपका 4 यूनिट, और ये होता है आपका 3 यूनिट होता ही है, और इसी को बोलते हैं हम ट्रिपलेट्स, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखो लग रहा है, अरे हाँ जी ना, तब यहां से अगर निकालोगे तो साइन 37 कितना आएगा, कितना 3/5 आता है ना, और cos 37, cos 37 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan 37 3/4। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, साइन 53 डिग्री, बोलो कितना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, cos 53 3/5, tan 53 कितना 4/3। सबको समझ में आया? तो अगर ये आपको ट्रायंगल पता है तो ये वैल्यू रखने की जरूरत है क्या, क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पर ऐसा जरूरी है कि यही ट्रिपलेट हो गए, ट्रायंगल आपका बड़ा भी तो हो सकता है, बड़ा भी तो हो सकता है ना, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, अगर ये डबल हो गया, ये 8 हुआ तो ये वाला 6 और ये वाला 10, और तो बड़ा हो सकता है ना, 3 गुना हो सकता है ना, ऐसे ऐसे हो सकता है ना, 3 गुना कितना, ये 12, तो ये सबको समझ में आया? तो आपको इसमें से कोई भी ट्रायंगल मिले, कोई भी वैल्यू मिले, आपको निकालते आना चाहिए। सबको समझ में आया? पक्का कर लोगे एकदम, कोई शर्त, वैल्यूज पुट कर ले फटाक से, बोलो क्या हो जाएगा आपके हाथ से, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225, 110 का स्क्वायर 100, 15 टेजा 150, 2 जा 300, cos 37 ऊपर से देखो 4/5, बराबर है। और आगे ना इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या मैं आपकी तरफ छोड़ सकता हूं, कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद कौन सा करोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमने किए है। चलो क्वेश्चन नंबर, चलो बाकी तो कर सकते हो आप, बाकी कर लोगे क्या, चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 23 बताओ।
एक काम करो, मोर देन वन ऐसा टाइप है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से देखो, क्वेश्चन नंबर 16 से देखो क्या दिया हुआ है। वन ऊपर देखो, ऊपर टाइप कौन सा देखो, वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप, वन और मोर देन मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार हो सकते हैं, ठीक है। इससे आपके क्या बनेंगे, कंसेप्ट बनेंगे। इस ये जो पैटर्न है ना एग्जाम का, ये जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन का, इससे क्या बनेगा आपका कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो पहला दिया, इफ थ्री वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्टेंट मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो, मे बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। जीरो हो सकता है ना, अगर तीन वेक्टर्स को जोड़ रहे हो तो तीनों को क्या मानोगे आप, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अगर तीनों मिलकर अगर क्लोज पॉलीगॉन बनाता है तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर नहीं बनाता है तो नॉट जीरो होगा। अरे है कि ना, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या, तो मे भी जीरो और मे नॉट भी जीरो तो सही है, लेकिन मस्ट भी जीरो, जीरो ही होगा हर केस में, जरूरी नहीं है ना। तो मस्ट वाले ऑप्शन क्या हो गए आपके, रॉन्ग हो गए। तो मस्ट भी जीरो एंड मस्ट भी नॉन जीरो आपका क्या होगा, रॉन्ग। इसके बाद 17, अ वेक्टर डज नॉट चेंज। पहला ऑप्शन है, इफ यू चूज डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन, इफ यू चूज डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, चेंज होगा क्या। तो ये बी बी सी और डी देख लो, अब बोलो बी बोलो। ये देखो, वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट स्लाइड्स पैरेलल टू इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते थे। तो पैरेलल शिफ्टिंग करा दो, वो चेंज होगा क्या, नहीं, ठीक है। इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो ये आपका ए वेक्टर है, अरे है कि ना, लेट से इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 यूनिट है, मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 10। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो जाए, वेक्टर आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सही कि गलत है, सी ऑप्शन गलत है ना, ओके। इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाइड चेंज होगा ना, दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो चेंज होगा, ठीक है। बी सी और डी, अभी पहला ए देखो, इफ वी चूज डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो वेक्टर चेंज होगा क्या। इसका ये मतलब है कि मान के चलो, अगर आपका मान के चलो ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी है, और आपका मान के चलो ये आपका एक डब्बा है ऐसा इनिशियली ऐसा, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे आपका एक वेक्टर रखा हुआ है ऐसे, ये आपका क्या है, वेक्टर है, और है कि ना, ये कोई भी लग लो ए वेक्टर है, आपका क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। पहले आपके जो एक्सिस थे वो कौन से थे, ये आपका एक्स था, ये आपका जेड था, और ये क्या था आपका, ये पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपका। अगर मैं मान के चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, क्या कर चेंज कर देता हूँ, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसे चेंज करूंगा, देख लो, अगर मैं मान के चलो इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, ओरिएंटेशन का समझते हो ना, इसको मैं ऐसे खिसका देता हूँ, तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, किस तरफ, तो ये वाला आपका इस तरफ, ये वाला आपका इस तरफ, क्या ये वेक्टर चेंज हुआ, तो ये बन जाएगा आपका एक्स डैश एक्सिस, ये वाला वाई डैश, और ये वाला आपका जेड है। बताओ वेक्टर चेंज होगा तो, फिर वेक्टर को तो हिला ही नहीं ना, वेक्टर तो अपनी जगह पे ही है, पहले जहां पर था अभी भी क्या है वहीं पे, इसकी ना डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो ऑप्शन सही की गलत है, सही की गलत है, सही है ना। उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मैंने आपके सामने निकाल के दिया। अरे ऑलरेडी मतलब ऐसा ऐसा था ना, इसको मैंने ऐसे खिसका दिया ना, तो आपके एक्स वाई जेड भी खिसक गए ना, पर एक्स वाई जेड खिसकने से ये खिसका गया, उसके ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ा ना। अरे तो सही है ना। हाँ, इसके बाद देखो 18, 18, 18,
सी इज इक्वल टू क्या आपका ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू आपका क्या है ए प्लस बी, मतलब सी आपका आई वेक्टर है, ए आपका फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज द यूनिट ऑफ सी ए एंड बी शुड बी सेम। हाँ मैंने बोला ना, ये आपको आपको कंसेप्ट बिल्ड कर दिया बराबर। यूनिट सेम होगी क्या, यूनिट सेम होगी मतलब क्या होगी, तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। और हमने यही पढ़ा है कि हम जब भी ऐड करेंगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड करते हैं। अगर फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करोगे तो आपको फोर्स ही मिलेगा ऐड करने के बाद, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। मतलब ए अगर वेलोसिटी है, बी अगर वेलोसिटी है, तो सी भी क्या होना चाहिए, और वेलोसिटी के तो यूनिट सेम होते हैं ना, मतलब ए बी और सी तीनों के यूनिट क्या होने चाहिए, सबको समझा। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ सी मे बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हो सकता है, रहेगी ना, पॉसिबिलिटी होती है। सी मे बी इक्वल टू बी, हो सकता है। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ए माइनस बी, हाँ वही पढ़ा है ना, बड़ा माइनस क्या कर दो छोटा कर दो तो आपको क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है, बड़ा प्लस छोटा कर दो तो आपको मैक्सिमम मिलता है। तो चारों ऑप्शन सही है, चलो गुड। इसके बाद नेक्स्ट, in the previous problem, if a and b are non-zero vector, the angle between them is 120 degree, the magnitude of c is, बोलो द मैग्नीट्यूड, क्या पूछा आपको, 19 पूछा ना। द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ग्रेटर देन ए माइनस बी, लेसर देन ए प्लस बी, लेसर देन ए माइनस बी। ये चारों को चेक करना पड़ेगा आपको, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या, करके देखोगे, चलो ठीक है। इसके बाद देखो 20 क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा आपको। 21 देख लो, 21 देख लो। इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टेड ऑन अ बॉडी, दो फोर्सेस है, एक कितना है 10 न्यूटन का है और एक आपका क्या है 15 न्यूटन का है। तो आपको ये पूछा कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही होगी, चेक कर लो। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 5 न्यूटन, सही है क्या। हाँ मिनिमम मतलब क्या होता है, दोनों का एडिशन का क्या हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम का बात है जब बड़ा माइनस क्या कर दोगे छोटा, तो बड़ा कौन सा है 15 माइनस 10 5, तो सही है ऑप्शन। दूसरा द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी मे बी इक्वल, मे बी ऑफ मैग्नीट्यूड 10, तो आपने हमने कंडीशन लिखी थी कि आपका जो ये होता है आर, जो रिजल्टेंट होता है फॉर, जब आपका एंगल क्या होगा 0 से लेके 180 तक वेरी करेगा, तो उसके लिए हम क्या लिखते थे आर लिखते थे ना। ये जो आर होता था इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता था आपका आर मिनिमम, लेस देन इक्वल टू क्या होता था आपका आर मैक्सिमम। सबको समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। आर मिनिमम कितना होगा 10, अगर दो वेक्टर है 10 और दूसरा कौन सा आपका 15, तो आर मिनिमम कितना, आर मिनिमम 10 नहीं है, ये ए है और ये वाला बी है, तो आर मिनिमम कितना 5, ये बड़ा माइनस छोटा ना, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा आपका कितना। अगर आपका आर मिनिमम 5 है और आर मैक्सिमम 25 है, तो अगर मैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 टू 180, उसके लिए जो आपका आर होगा वो 5 से लेके 25 तक होगा, और आपका आर कितना दिया हुआ है 10, तो 10 हो सकता है ना, क्योंकि वो किसके बीच में आ रहा है 5 और 25। सबका समझ में आया क्या, अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये किसके लिए ट्रायंगल लॉ की कंडीशन है ना। चलो सही है ऑप्शन। द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज 25, अब वो निकाल के रखा है वहां पे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मे बी 15, हो सकता है 5 और 25 के बीच में आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन सही है, चारों के चारों सही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए थ्योरी बता देता हूँ थोड़ा सा। कौन सा 30 लिख लो, उसके लिए बता रहा हूँ, अभी वो हो जाएगी क्वेश्चन। थर्टी 30 न्यूमेरिकल टाइप है वो, इंटीजर टाइप लिखा हुआ है ना, हाँ वो वाला। वो ज्यादा हार्ड नहीं है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा समझ के अगर करते हैं तो। कौन सा क्वेश्चन, तो एक आपका आता है कोसाइन लॉ, एक क्या होता है आपका कोसाइन लॉ। देखो ट्रायंगल लॉ के लिए हमने क्या पढ़ा है कोसाइन लॉ, क्या पढ़ रहे वाले हम कोसाइन लॉ।
ठीक है, देखो आपका अगर ट्रायंगल लॉ आपको पता होगा तो ट्रायंगल लॉ आपका ये वाला है। अगर आपकी ये क्या है, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर, ये वाला आपका क्या है, बी वेक्टर है। तो आपका आर वेक्टर क्या होता है, ये आपका आर वेक्टर होता है। अरे हाँ जी ना, अगर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जाते तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं किन दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, ए और बी को। ये हमने ये जब मैंने स्टेटमेंट देखा तो अपने को नोन क्या था, देख लो, ए की मैग्नीट्यूड पता थी, सही है। क्या बी की मैग्नीट्यूड पता थी, सही है। क्या थीटा पता था, व्हाट इज थीटा, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो ना उनके बीच में ये वाला वेक्टर एंगल होता था। तो आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता था वो क्या होता था, आपका आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से, प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ, ये वाला आता था आपका। अरे हाँ ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आपका ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, पक्का, बराबर है। तो आपका देखो ए नॉन होता था, बी नॉन होता था और थीटा आपका, यहाँ पे आपका कॉस आ रहा है, इसलिए हम इसको करते हैं कोसाइन लॉ, इसलिए हम करते हैं कोसाइन लॉ। सबको समझ में आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए, दूसरी वाली केस देखो, ये वाली पहली केस होगी, क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी पहली केस, ठीक है। दूसरी वाली केस देखो, दूसरे केस में ऐसा हो सकता है यार आपको ए और बी ना देके आपको क्या दिया है, आर और ए दिया हुआ है। ये भी तो हो सकता है ना कि आपको आर की मैग्नीट्यूड पता है, ए की मैग्नीट्यूड पता है और आर और ए के बीच में एंगल पता है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आप कोसाइन लॉ लगाओगे तो तीन वेक्टर है आपके, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर। इन तीनों में से ऐसे दो वेक्टर ढूंढो जिनके बीच में आपको एंगल पता है और उनको एक तरफ लेके आओ। तो यहां पे मेरे को किसके बीच में एंगल पता था, ए और बी के बीच में था, तो मैंने थीटा, ए और बी के बीच में एंगल था ना पता, तो मैंने ए और बी को एक तरफ रखा, दिख रहा है। तो आर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का, ए और बी वेक्टर का एडिशन, तो उसका फार्मूला वो बना लिया। अगर ऐसा होता सपोज कि आपका आर वेक्टर इज, ये तो जनरल फार्मूला है ना, आर वेक्टर इज क्या होता हमेशा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यार आपको ए और बी के बीच में एंगल ना देके आपको आर और ए के बीच में एंगल दिया होता। अगर ऐसा होता तो ये वाला जनरल फार्मूला चेंज होता क्या, ये तो वही रहता ना, एडिशन के लिए तो फार्मूला यही है, दुनिया इधर इधर की उधर हो जाए, एडिशन वाला फार्मूला चेंज होगा क्या, अरे होगा क्या, नहीं होगा ना। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल दिया हुआ है उन दोनों को क्या कर लो, एक तरफ खिसका दो, और जिसका नहीं दिया हुआ है उसको एक तरफ। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, आर और एक तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। लेकिन आपको एक चीज पता है कि आर और ए के बीच में एंगल कितना होता है आपका, अल्फा, और आर और बी के बीच में बीटा, और ये वाला एंगल क्या होता है आपका थीटा। सबका आया। तो आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, आपको दिया आर की मैग्नीट्यूड दी हुई है, ए की मैग्नीट्यूड दी हुई है, और आर और ए के बीच में एंगल कौन सा आपका ये दिया हुआ है। तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बी बनेगा रिजल्टेंट, आर बनेगा फर्स्ट वेक्टर, ए बनेगा, तो आर वेक्टर में से ए वेक्टर निकाल दो, आपको क्या मिलेगा। अगर करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा की अल्फा। क्योंकि जिन दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उनके बीच में एंगल होता है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या जाएगा आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर इंटू ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा। समझ में आया। इसका तीसरे में क्या हो सकता है, क्या आपको इन दोनों के बीच में दिया हो, आपका क्या होगा स्टेटमेंट, आर वेक्टर, ये तो जनरल केस है ना, एडिशन का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी जो एंगल दी हुई है वो किसके बीच में दी हुई है, आर और बी के बीच में, तो उसको एक तरफ खिसका दो, तो क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस
बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर। समझ में आया? अभी ये बनेगा रिजल्टेंट, ये बनेगा फर्स्ट वेक्टर, ये बनेगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और आर और बी के बीच में एंगल क्या है, सबको समझ में आया? तब आपका ये फार्मूला क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं अभी, ये वाला लिखने से डायरेक्ट ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। बस यही आपका क्वेश्चन हुआ, यही आपका क्या क्वेश्चन, क्लियर है? बोलो। क्या? हाँ, आर और कर सकते हैं ना, उसके लिए तो हमने पढ़े ना, पहले भी फार्मूलास पढ़े हैं ना, एक आपका डायरेक्शन वाला फार्मूला बता, ये मैं स्पेशल केस ले रहा हूं। अगर ऐसा है तो इस तरीके का क्वेश्चन है ना, तो आप ट्रायंगल लॉ की जो पहले जो फार्मूला लिए थे ना, उससे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। इसलिए ये वाला ट्रिक बता रहा हूं, अगर गलती से उस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाला ही यूज करना है। समझ में आ रहा है क्या? बाकी फिर इसके फिर अलग अलग क्वेश्चन ये तो बनेंगे, आपके पास ऑलरेडी दो फार्मूला तो है, उसकी मदद से तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन है तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? देख लो, जैसे बोला ये वाला क्वेश्चन देख लो, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं, अभी इस मेथड से सॉल्व करेंगे, घर में नहीं का तुम अपनी ये ना यूज करके सॉल्व करके देखो, पूरा दिन निकल जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, गारंटी देता हूं मैं। फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी मेरे को नहीं आएगा। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था मैंने, 30 क्वेश्चन रीड करो, एप्लीकेशन और उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 30 क्वेश्चन 30 द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मतलब क्या है, एक आर है, एक ए है और एक बी है, और रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ए एंड, सबको समझ में आता, दिमाग में फिट ही कर लो। रिजल्टेंट क्या मतलब, ए और बी, ए प्लस बी का एडिशन, दुनिया इधर उधर चली जाए, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी का एडिशन। अरे हाथ है ना, आगे द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैज मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, the resultant of two vectors a and b is has magnitude 2 न्यूटन, मतलब क्या है, 2 न्यूटन कौन है, साला तुमको इंग्लिश सिखाना पड़ेगा मेरे को आती नहीं। हाँ बोलो, कौन है वो, आर है कि क्या है, आर है, ए है, बी है, सबको समझ में आता है, पक्का पक्का पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो आर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 न्यूटन, लिख दो। इसके बाद क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, तो ए की मैग्नीट्यूड दी कितनी, 2√3 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद रिजल्टेंट, मतलब किसके बीच में एंगल दिया हुआ है, आर और कौन सा एंगल होता है, कितना, 30 डिग्री। आपको क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये दो वेक्टर दिए हुए और इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है। आपका जनरल फार्मूला क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आपका, तो जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया है उनको क्या कर लो, एक तरफ किसका दो, आर और ए, तो क्या हो जाएगा आपका, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर। आपको क्या पूछा, बी की मैग्नीट्यूड पूछे ना, बोलो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन सा केस लगेगा, यहां से लगा लो, तो क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर इंटू ए। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बी वेक्टर रिजल्टेंट है और ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, और इनका क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे क्या आता है, कॉस और क्या जाएगा, थीटा अल्फा, क्योंकि जिन दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो ना उनके बीच में एंगल आपको क्या देंगे, क्या हो जाएगा आपका अल्फा। वेलोस पुट कर ले, बोलो बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर बोलो कितना, 2 स्क्वायर ना, तो 2 स्क्वायर बोलो ए 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√3 इंटू कितना, 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके क्या था, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस माइनस इधर 2 इंटू 2 इंटू 2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 ने 2 को, हाँ √3 इंटू √3 3
2 इंटू 2 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है आपका बी स्क्वायर, मतलब बी इज इक्वल टू कितना, बी इज इक्वल टू कितना 2 मीटर। बस यही आपका आंसर है। सबको समझ में आया कैसे यूज करना है क्वेश्चन लॉ, सबको समझा? पक्का 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 कर लोगे अभी आगे से, लगा लो घंटे अभी इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके चुटकी में सॉल्व हो जाएगा इससे। अरे समझा कि नहीं समझा, कर लोगे पक्का? चलो तो